तो आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं बिहार पुलिस और सिपाही के जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के हिसाब से परीक्षा के आधार पर काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पे केवल 40 एमसीक्यू इसलिए हैं क्योंकि हम लोग इसके सारे ऑप्शंस के जितने भी आपके यहाँ पे ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन, हर एक के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे कि सारे के सारे चीज़ें हम लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए आज के क्लास को शुरू किया जाता है, आज के क्लास को स्टार्ट किया जाता है। और आज हम लोगों के ये मॉडल सेट 1 होंगे जो बहुत ही लाभदायक होंगे हमारी परीक्षा के आधार पर, जो आपके आने वाले सिपाही के एग्जामिनेशन होंगे, परीक्षा होंगे। तो आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा गया है आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा गया है बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे टोटल आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है जयप्रकाश नारायण, दूसरा दिया गया है वल्लभ भाई पटेल, राम मोहन राय और मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप सभी को बता दें कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो वल्लभ भाई पटेल होगा। तो इसके बारे में अगर बात करें ये बारदोली सत्याग्रह के बारे में, तो ये जो है वो आपका भूमि कर में वृद्धि के कारण शुरू किया गया था। और ये आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो आपके 1928 में स्टार्ट हुआ था। 1928 में कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो गुजरात में स्टार्ट हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। और अगर बात किया जाए ये किस लिए सत्याग्रह शुरू किया गया था, तो इसका शुरुआत का केवल और केवल एक ही कारण था कि भूमि का जो कर था उसमें वृद्धि कर दिया गया था। भूमि कर में वृद्धि के कारण इसका क्या किया गया था, तो शुरुआत किया गया था। और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसके बाद ही इनको क्या दिया गया था, तो उपाधि दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को इसी बरदोली सत्याग्रह के बाद इनको उपाधि दिया गया था, किसका, सरदार का। तब से हम लोग यहाँ पे नाम जानते हैं इनको, वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वल्लभ भाई पटेल को इनको उपाधि कब दिया गया था सरदार का। तो इनको उपाधि जो दिया गया था वो बरदोली सत्याग्रह में नेतृत्वकर्ता के कारण इनको सरदार के नाम से जाना गया। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन था कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहला बात वल्लभ भाई पटेल। और ये शुरुआत कहाँ पे किया गया था, तो 1928 में गुजरात में किया गया था। किस वजह से किया गया था, तो भूमि कर में वृद्धि के कारण किया गया था। और इसी के नेतृत्वकर्ता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ से जनरली अगर क्वेश्चन बात किया जाए तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों के बन सकते थे। तो चलिए बात करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन कहा गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब बनाया जाता है। तो अगर देखें हम लोग अपने परीक्षा में तो हम लोगों से दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि हम लोगों का अगर बात करें मजदूर दिवस के बारे में, तो 1 मई को क्या कर दिया जाता है, तो हर एक साल 1 मई को मजदूर दिवस बनाया जाता है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, 1 मई। और इसी में अगर देखा जाए तो जितने भी श्रमिक होते हैं, जितने भी मजदूर होते हैं, उन लोगों के लिए कहा जाता है कि केवल और केवल 8 घंटे का ही काम मजदूर लोगों को क्या करवाया जाएगा, तो करवाया जाएगा। बात किया जाए 22 मार्च को, तो आप सभी को पता है कि 22 मार्च हमारा बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये बात आप सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। तो हम लोगों का जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये 1 मई होगा। और ये भी बात आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से पता होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कहा गया पौधों की वृद्धि में किस अंतर से मापी जाती है। जो पौधों का वृद्धि होता है वो किससे मापा जाता है, क्रिस्कोग्राफ से मापा जाता है, मल्टीमीटर से मापा जाता है, माइक्रोमीटर से मापा जाता है, या वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, आपको यहाँ पर क्या करना है, तो बताना है। तो आप लोग बताएंगे सबसे पहले कि यहाँ पे किससे मापा जाता है। ये सारे के सारे क्रेस्कोग्राफ हो गया, या फिर आपका मल्टीमीटर हो गया, या फिर आपका माइक्रोमीटर हो गया। तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर के बारे में बात किया जाए तो पौधों को जो मापने के लिए होता है वो क्रिस्कोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। पौधों को जो मापते हैं हम लोग किसको मापते हैं, क्रिस्कोग्राफ। अगर इसके आविष्कारक के बारे में बात करें तो इसके आविष्कारक कौन थे, जगदीश चंद्र बोस थे। इनके आविष्कारक कौन थे, तो जगदीश चंद्र बोस इनके आविष्कारक थे। तो ये बात भी आपको याद करना है कि जगदीश चंद्र बोस इनके आविष्कारक थे। तो यहाँ पर आपको क्या करने हैं, टोटली यहाँ पे ध्यान रखने हैं। और अगर इसमें और भी हम लोग बातें कहा जाए तो जगदीश चंद्र बोस के बारे में तो आप सभी को पता होगा नाम से कि इनका जो नाम है वो भारतीय है। तो आप सभी को पता है ये भारतीय आविष्कारक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो टोटली हम लोगों से क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि के मापा जाता है। इनके आविष्कारक जगदीश चंद्र बोस हैं और वो एक भारतीय आविष्कारक करता थे। अगर बात करें मल्टीमीटर, किसके बारे में बात करें हम लोग यहाँ पर, मल्टीमीटर।
तो मल्टीमीटर जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे करंट को, विद्युत को मापने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल, विद्युत को मल्टीमीटर, रेजिस्टेंस को भी इसका मापा जाता है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर वोल्ट मीटर के बारे में, तो वोल्ट मीटर आप सभी को पता है विद्युत विभव मापते हैं इससे, विद्युत विभव में इसका इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत विभव मल्टीमीटर आपका वोल्ट मीटर का। और माइक्रोमीटर आपको पता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, जो बहुत छोटे छोटे जो आपका है उसको इस्तेमाल करते हैं, छोटी मोटाई हो गया, दूरी हो गया, मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता दिए गए हैं कहाँ कब किसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर अगले क्वेश्चन में बात करें तो देखिए जनरली ये क्वेश्चन करंट अफेयर का होता है। कहा गया है साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आप सभी को यहाँ पर पता है इंग्लैंड इसके मेजबानी करेगा, तो ये करंट अफेयर होता है। अब इसमें अगर हम लोग ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में बात ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर हैं, तो सिंपल सा बात है कि इंग्लैंड करेगा तो करेगा। तो ये आपके अलग अलग देश करते हैं। अगर 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो देखते हैं क्या कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो राजधानी से पूछा गया है। आप सभी को पता है कि मेघालय की राजधानी, तो मेघालय की राजधानी क्या है आपका, शिलोंग। मेघालय का राजधानी क्या हो जाएगा, शिलोंग हो जाएगा। इम्फाल, आइजॉल, ये सब, गैंगटॉक, ये सब राजधानी दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा किसका किसका है। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। अब कहा गया भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से बात करें और हम लोगों से भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, तो आप सभी को पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो जगदीप धनखड़ हैं भारत के उपराष्ट्रपति। अगर बात किया जाए ये कब अपना कार्यभार ग्रहण किए थे, तो कार्यभार के बारे में अगर इनका बात किया जाए, तो कार्यभार ग्रहण करने के बारे में बात किया जाए तो आप सभी को याद रखना है कि 11 अगस्त को ये कार्यभार ग्रहण किए थे। 11 अगस्त कौन सा ईयर, 2022। और ये भारत के कौन राष्ट्रपति थे, तो ये 14th उपराष्ट्रपति थे। भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे, 14th उपराष्ट्रपति थे। तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कहेंगे जगदीप धनखड़। ये कब कार्यभार ग्रहण किए, तो 11 अगस्त 2022 को। और ये भारत के कितने नंबर पे ये राष्ट्रपति थे, तो 14th नंबर पे, 14वें नंबर पे ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। और आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी आपको पता होगा कि जगदीप धनखड़ ही, या फिर हम लोग कह सकते हैं उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ये भी जनरली अगर बात करें तो करंट अफेयर्स का। आगे के बारे में बात करते हैं। आगे कहा गया है कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया, क्या कारण था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। तो आप सभी को पता होगा कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण केवल एक था, चौरी चौरा का घटना के कारण इसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। इस घटना में हुआ क्या था, तो इस घटना में आप सभी को पता है कि एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, जिसके कारण कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। और कई पुलिसकर्मी मारने के कारण इसको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, क्योंकि आप सभी को पता है गांधी जी जो थे वह अहिंसा के सिद्धांत के फॉलो करते थे। अहिंसा मतलब कि जो वो चाहते थे कि कोई भी काम जो है हमारा वो हिंसा के माध्यम से ना हो, जिस वजह से गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चौरी चौरा की घटना में बस यही हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन में पूरा आग लगा दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या हुए थे, तो बहुत सारे पुलिस जो थे वो जलकर मर गए थे। और यही कारण था कि इसको वापस ले लिया गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो कहा गया भारतीय संविधान लागू कब हुआ। तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हुआ, तो लागू हुआ। ये आपका अगर बात करें संविधान सभा में अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ये क्या किया गया, तो अंगीकृत किया गया। लेकिन अंगीकृत करने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, क्योंकि आप सभी को पता है क्योंकि इसी दिन हम लोगों का पूर्ण स्वराज दिवस जो 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था, उसी दिन के वजह से पूर्ण स्वराज दिवस की वजह से 26 जनवरी 1950 का ये डेट रखा गया। 26 जनवरी 1950 का रखा गया कि इस दिन ही हम लोग क्या करेंगे, अपने संविधान को लागू करेंगे। और अगर बात करें कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो आप सभी को पता होगा 2 वर्ष 11 महीने और यहाँ पे कुल 18 दिन लगे थे पूरे हम लोगों के संविधान को बनने में। तो यहाँ पे आपका संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, जहाँ पे हम लोग इसके बारे में
अपने क्वेश्चन के बारे में समझें कि क्या कहता है हम लोगों का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन कहा गया है, विज्ञान से क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन है। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हम लोग जो घर में शीशा होता है, आईना देखते हैं, उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप सभी को पता है समतल दर्पण को इस्तेमाल करते हैं। समतल दर्पण का हम लोग अपने घर में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये दर्पण से क्वेश्चन था। अब कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री के बारे में पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि भारत के विदेश मंत्री अगर बात करें तो डॉक्टर एस जयशंकर है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ये कब अपना कार्यभार अपना लिए थे? तो ये क्वेश्चन में जो हिसाब से उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो आप सभी को पता है ये 30 मई 2019 को अपने कार्य पर ये कार्यभार लिए थे। और आप सभी को पता है कि भारत के पहले विदेश सचिव भी रह चुके हैं। ये भारत के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। भारत के पहले विदेश सचिव कौन रह चुके हैं? तो आप सभी को पता है डॉक्टर एस जयशंकर। ये हम लोगों के भारत के विदेश मंत्री भी हो गए और साथ में फॉरेन सेक्रेटरी भी हो गए, विदेश सचिव भी रह चुके हैं ये। ठीक है, तो हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो आप लोगों से पूछा गया है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन के बारे में कहा जाए तो आप सभी को पता है कि बंगाल विभाजन ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। 1905 में विभाजन हुआ। और आप सभी को पता है कि बंगाल विभाजन करवाए कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाए थे। कौन करवाए थे? तो आप सभी को पता है कि लॉर्ड कर्जन जो है इसका क्या किए थे? तो विभाजन करवाए थे। अब 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई कौन सा ईयर था आपका? 1905। तो सीधा आपसे कहा जाए कि बंगाल का विभाजन कब कराया गया? तो बंगाल का विभाजन 1905 में कराया गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। ये घोषणा कब किया गया था? यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बनता है। अगर घोषणा के बारे में बात करें तो घोषणा कब किया गया था? तो घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। और इसे पूरी तरह से लागू कब किया गया था? तो अगर लागू करने की बात की जाए तो ये 16 अक्टूबर 1905 को ही लागू किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन ने घोषणा के बारे में अगर बात किया जाए तो घोषणा कब किया गया? तो घोषणा किया गया 19 जुलाई 1905 को। और पूर्णतः इसे लागू कब कर दिया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। तो अगर दोनों में हम लोग देखें जाए तो अगर पूछा जाए बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ तो ईयर तो सेम होगा। लेकिन अगर पूछा जाए घोषणा के बारे में तो 19 जुलाई 1905। और अगर पूछा जाए कि लागू कब किया गया तो लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, और आप सभी को पता है कि यहीं पर बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल को विभाजन किया गया था। तो इसका मेन कारण अगर देखा जाए, मुख्य कारण के बारे में, तो ये सब अपने क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे। तो बंगाल विभाजन का जो मुख्य कारण था वो अंग्रेजों को जो कहना था वो फूट डालना था, राज करो की नीति था। इस वजह से हिंदू मुसलमान को अलग करना था, उन दोनों के बीच झगड़ा लगाना था। इस वजह से बंगाल को अलग किया गया। ये इसका मुख्य कारण था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के खिलाफ बहुत सारा विरोध भी हुआ था, ये भी आप पढ़े होंगे। तो फिलहाल हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या कहा गया। अगला क्वेश्चन है, बोला भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? आप सभी को पता है कि भारत में आपातकाल का घोषणा केवल और केवल किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति जो है वो भारत में आपातकाल की घोषणा लगा सकते हैं। अगर आर्टिकल के बारे में बात किया जाए तो आप सभी को पता होगा आर्टिकल 352 के तहत क्या होता है? आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल के बारे में बात किया जाए आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 352 में दिया गया है। और इसी के अकॉर्डिंग, इसी पर हम लोग क्या कर सकते हैं? आपातकाल की घोषणा लगा सकते हैं। और आप सभी को पता है कि हम लोग कभी भी आपातकाल, ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो कब लगाते हैं? जब यहाँ पे हम लोग की जो भारत के लोग हैं उनके सुरक्षा के लिए, जब बाहरी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या फिर किन्हीं को लगे कि हाँ यहाँ पर खतरे में है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो ये इसका मुख्य कारण होता है। तो और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। बाकी मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, ये सब सारे तो होंगे नहीं। बोला है रक्त दाब मापने का यंत्र कौन है? रक्त दाब मापने का यंत्र कौन है? तो अगर बात किया जाए रक्त दाब मापने का यंत्र, तो आप सभी को पता है स्फिग्मोमीटर, हम लोग इसको क्या करते हैं? इससे रक्त दाब को मापते हैं। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और सिंपली हम लोग कहते हैं रक्त दाब को, बीपी मापने के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और बात करें अगर यहाँ पर किसके बारे में, अगर बात किया जाए यहाँ पे थर्मोमीटर के बारे में, तो थर्मोमीटर आप जानते हैं ये हम लोगों के
किसी भी बॉडी का तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर बात किया जाए यहाँ पे क्रिस्कोग्राफ, तो क्रिस्कोग्राफ अभी अभी क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि जो पौधों में वृद्धि होते हैं, पौधों में जो वृद्धि होते हैं, पौधों में वृद्धि के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब हम लोगों का कुछ इसका इस्तेमाल था। और आप लोगों को बताना है बैरोमीटर के बारे में, क्योंकि आप लोगों का तैयारी काफ़ी अच्छा होगा और आप कर चुके होंगे। तो बैरोमीटर के बताइएगा कि ये किसका इस्तेमाल में किया जाता है। तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बोला गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है, कौन सा होता है आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है वो भारत रत्न पुरस्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न पुरस्कार जो होता है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। अब ये बात किया जाए इसको स्थापित इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है, तो ये 1954 से दिया जाने लगा है। 1954 से ये स्थापित किया गया है। ये ये किसी भी ये जो पुरस्कार है वो कोई भी जाति, धर्म, व्यवसाय या पद के आधार पर या भेदभाव के बिना दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई धर्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, ये किसी को भी दिया जा सकता है। जो उत्कृष्ट आप सेवा जो देते हैं उन्हीं को ये भारत रत्न पुरस्कार होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जहाँ पे दिया जाता है। तो ये अगर बात किया जाए स्टैटिक जीके का पार्ट है, जहाँ पे पुरस्कार में हम लोग इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि पद्म पुरस्कार कब देते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब देते हैं, वीर चक्र सम्मान कब देते हैं। तो अगर आप लोगों को लगे कि नहीं हम लोगों को और भी सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में जानना है तो आप लोग एक बार ज़रूर बताएं कि सारे के सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे कि आप लोगों को और भी कोई दिक्कत वगैरह यहाँ पर ना हो। तो ऐसे ऑप्शंस करने में कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़े से क्लासेस जो होंगे वो और बड़े हो जाएंगे। क्लास ये जो टेन्योर है वो क्लास का वो बड़ा हो जाएगा। तो इसका शुरुआत 1954 में किया गया था, आप सभी को पता है। और किस किस क्षेत्र के व्यक्ति को दिया जाता है, अगर बात करें कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, समाज सेवा हो गया, इसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर हम इसके बारे में बता ही देते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। तो ये भी एक नागरिक सम्मान है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा होता है। ये भी एक नागरिक सम्मान है, लेकिन भारत रत्न से ये नीचे आता है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आपके 3 पुरस्कार। पद्म पुरस्कार को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग अगर बात करें तो पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्मश्री होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देते हैं, तो आप सभी को याद रखना है कि यह साहित्य का सबसे बड़ा आपका पुरस्कार है। अगर कोई साहित्य के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो साहित्य का क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत 1961 में इसकी शुरुआत किए गए थे। वीर चक्र आपको पता है कि वीर चक्र हम लोग कब देते हैं, युद्ध काल का सैन्य सम्मान है। जो युद्ध काल में जो होते हैं वो सैन्य सम्मान, ये मतलब ये सेना लोग को दिया जाता है वीर चक्र। तो ये कोई नागरिक पुरस्कार नहीं है। सबसे पहला बात करें तो नागरिक पुरस्कार आपका भारत ये तो सबसे सर्वोच्च हो गया। पद्म पुरस्कार भी नागरिक सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये सेना लोग को दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इतने इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे। तो सारी चीज़ों को अब धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब कहा गया है कि वंदे भारत किसके द्वारा लिखा गया है, तो वंदे भारत ये तो सबसे आपका वंदे भारत कह दिया, वंदे मातरम होगा ना। वंदे भारत वो एक्चुअली ट्रेन का नाम है। तो वंदे मातरम के बारे में बात किया गया है। वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप सभी को पता है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। यह संस्कृत और बंगाली भाषा का मिश्रण है, दोनों का दोनों। अगर हम लोग बात करें संस्कृत और बंगाली भाषा का मिश्रित है, जिसे पहली बार आप सभी को पता है 1882 में इसे क्या किया गया था, इनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम के रचयिता आप सभी को पता है बंकिम चंद्र चटर्जी है। और ये सबसे पहले आप सभी को पता है कि पहली बार 1882 में इनके उपन्यास आनंद मठ में इसे प्रकाशित किया गया था। यह भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। आप सभी को पता है कि अगर बात करें वंदे मातरम, तो वंदे मातरम आप सभी को पता होना चाहिए कि ये भारत का हम लोग का राष्ट्रीय गीत भी है। और आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोगों ने इससे बहुत सारा स्रोत मिला था, सोर्स मिला था, मतलब कह सकते हैं कि इससे मोटिवेट हुए थे और आज़ादी के समय। इस वजह से इसे हम लोग राष्ट्रीय गीत भी कहते हैं। जनरली देखते होंगे अभी बहुत सारे स्कूलों में वंदे मातरम का जो प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, अभी भी वो करवाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके राइटर से पूछे गए थे। तो राइटर से भी जनरली सवाल हम लोगों को देखने को मिलता है। अगला अगर बात करें तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो अब बताइए तेलंगाना का राजधानी पूछा गया है। तो तेलंगाना की राजधानी तो आप सभी को पता है
क्या होगा आप सभी को बताना है। अमरावती, दिसपुर, ठीक है, कावरत्ती, हैदराबाद क्या होगा। तो आप सभी को बता दें, सबसे पहले इसका आंसर आप लोगों को बताना है, इसके बारे में जानकारी देते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान, ये सब हम लोग काफ़ी पहले पढ़ चुके होते हैं। तो आप सभी को बता दें, अगर तेलंगाना राजधानी के तेलंगाना के बारे में आप सभी को बता दिया जाए तो 2 जून, अगर बात करें इसका स्थापना कब हुआ था, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को। आप सभी को पता है कि 2 जून 2014 को इसका क्या किया गया था, तो स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। और भी यहाँ पर कुछ है, लेकिन राजधानी उतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, नहीं तो इसके बारे में और भी एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होता है। तो वैसे आपको राजधानी इसके बताने हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि आप लोग बताएंगे। अब कहा गया वनस्पति कौन सा संसाधन है। अब आप सभी को पता है जैव क्या होता है, जिसमें आपका कोई सजीव होते हैं जैव और निर्जीव होते हैं अजैव। वनस्पति में हम लोग पेड़ पौधे जंगल वगैरह को बांटते हैं, इसलिए ये जैव होगा। क्या होगा, जैव होगा। और बाकी जितने भी अजैविक हो गया, जैविक कहने का मतलब अजैव में कौन कौन से आते हैं, तो आपका जल हो गया, फिर वायु हो गया, फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं स्थल, कोई ज़मीन हो गया, ये सब सारा का सारा अजैव होते हैं। मतलब जो सजीव हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, लाइफ सर्वाइव करता है, जिंदा रहते हैं, वो सजीव होते हैं। तो वनस्पति पेड़ पौधा हम लोगों का जैव के कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, फिर से किताब के रचयिता के बारे में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो कौटिल्य है। कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। अब यहाँ पर आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इसके और भी अगर बात करें चंद्रबरदाई के बारे में, फिर हम लोग बात करें कालिदास के बारे में, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़े होंगे। हम लोगों से पूछा गया है अर्थशास्त्र के बारे में, तो अर्थशास्त्र में जो है वो कौन है, तो आपका कौटिल्य है। और आप सभी को पता है यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रसिद्ध ग्रंथ किसका, तो प्राचीन भारतीय राजनीति का। ये भी याद रखिएगा कि प्राचीन भारतीय राजधानी कहते हैं, प्राचीन भारतीय आपका जो है उसके प्रसिद्ध ग्रंथ भी रह चुके हैं राजनीति का। तो ये भी आपको क्या करना है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपको और भी सारे के सारे चाहिए होंगे, चंद्रबरदाई कालिदास के बारे में बताइए, तो इसके भी बारे में बता दिया जाएगा। बस थोड़े से देखना होता है कि हम लोगों का ये क्लास का टाइम एक्स्ट्रा ना हो जाए। तो ये सब सारा ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र के रचयिता हमारे कौन हो गए, तो कौटिल्य हो गए। ठीक है, इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कौटिल्य के बारे में एक जानकारी और आप सभी को दे दें कि इनको हम लोग चाणक्य के नाम से, इनको हम लोग चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो इनके अन्य नाम को भी याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा बताइए विष्णुगुप्त किनको जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त या चाणक्य हम लोग कौटिल्य को जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री दोनों भी रहे हैं। तो अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के कौन रह चुके हैं, तो गुरु के साथ साथ मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं उनके दरबार में। तो ये भी आपको याद रखना है, गुरु प्रधानमंत्री। इस पुस्तक में क्या क्या के बारे में व्याख्या किया गया है, तो इस पुस्तक में राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और कूटनीति की जानकारी है। ठीक है, और बात करें अगर चंद्रबरदाई, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ये किसके लेखक है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक है। ये लिख लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो के। अगर यही बात करें हम लोग कालिदास, तो संस्कृत के महान कवि और नाटककार कौन है, तो कालिदास। ये बहुत सारे किताब भी लिखे हैं संस्कृत का, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, रघुवंश हो गया। हुआन सेंग के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है ये चीन के यात्री थे जो भारत आए थे। चीन के यात्री थे जो भारत आए थे, चीन के यात्री हैं हुआन सॉन्ग। और ये कब आए थे, तो भारत में, तो हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की। किसके समय में, तो हर्षवर्धन के समय ये भारत के यात्रा किए थे। तो ये कंप्लीट जानकारी है। तो थोड़े बस समय लगते हैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करने के लिए, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े कम लाए गए हैं। अब कहा गया है कि पादप में जाइलम का उत्तरदायी कौन होता है। तो आप सभी को पता है कि हमारे पौधों में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। एक जल का संवहन करता है, एक भोजन का संवहन करता है। तो अगर बात किया जाए हमने जाइलम के बारे में, तो ये जल का संवहन करता है। जो जड़ से जो भी पौधा होता है, पौधे के जड़ में जो भी हम लोग यहाँ पर पानी डालते हैं, वो पौधा क्या करता है, तो जड़ के थ्रू वो सारे के सारे पूरे के पूरे पौधा में वो जल का संवहन करता है। बस यही इसका काम है। जाइलम फ्लोएम दोनों का दोनों संवहन का ही काम करता है। आपको बताएं, ये उत्तक के दो भाग हैं।
फ्लोएम क्या करता है तो आप सभी को पता है, फ्लोएम जो होते हैं पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को संपूर्ण पौधों तक पहुंचाते हैं। भोजन का वहन कौन करता है तो आप सभी को पता है कि भोजन का वहन फ्लोएम करता है, फ्लोएम करता है। ये क्या करता है, जो भी सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल करके आपका जो भी इसके रिक्वायरमेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना करके जो भोजन बनते हैं, फ्लोएम क्या करता है, भोजन का संवहन करता है पूरे के पूरे पौधा में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जाइलम का काम करता है जल संवहन। अगर यहाँ पे लॉजिक देखें, ट्रिक देखें, जा से जाइलम और जा से जल, जा से जाइलम हो गया, जा से जल, जाइलम होगा तो जल संवहन, और सीधा सा बात है, जाइलम याद हो गया तो फ्लोएम याद हो जाएगा, जा से जाइलम, जा से जल, फ्लोएम होगा तो भोजन हो जाएगा। एक याद हो गया तो दूसरा खुद ब खुद यहाँ पर क्या हो जाएगा तो याद हो जाएगा। तो ये काम होता है जाइलम और फ्लोएम का, दोनों याद रखिएगा। साइंस के क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में लगभग 22 से 25 क्वेश्चन आता है विज्ञान का। तो विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी कहेंगे तो आपके सारे टॉपिक के मतलब जो चैप्टर वाइज पूरा एनसीईआरटी का एमसीक्यूज हम लोग लेकर आएंगे पूरा डिस्कशन के साथ। अब कहा गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के उस पुरस्कार, तो आपको बताना है कि साहित्य में दिया जाता है, खेल में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, या फिर आपके सिनेमा में दिया जाता है। तो ये किस में दिया जाता है आप लोगों को बताने हैं। वैसे हम तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा देखना है कि कहाँ करना है, तो आप लोगों का भी रिवीजन होगा। अगर बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है वो सिनेमा में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है, सिनेमा में दिया जाता है। और अभी अभी आपको हम बताए थे साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी क्वेश्चन पीछे देखे थे हम लोग, यहाँ पर कहाँ पे गया पुरस्कार से क्वेश्चन, यहाँ पर देखे थे ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको बताए थे, साहित्य में देखिए अभी अभी हम आपको बताए थे। तो फिर भी हम ये सारे के सारे ऑप्शंस को डिस्कशन करेंगे। साहित्य में अगर बात करें तो साहित्य में हम आप सभी को बताए थे कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है, तो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ होता है, और साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में आप सभी को पता है इसमें भी अलग अलग होते हैं। अगर सबसे प्रमुख बात किया जाए तो सबसे प्रमुख होता है खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद। मेजर क्या होता है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यहाँ पर होता है खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार भी होता है, द्रोणाचार्य भी होता है। तो ये सब अलग अलग पुरस्कार होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में दिया जाते हैं। लेकिन हम लोगों से कहा दादा साहब फाल्के, तो ये सिनेमा में सबसे दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप सभी को पता है कि चिकित्सा के भारत में कोई भी सबसे बड़ा सामान्य नेशनल अवार्ड नहीं है, ठीक है। तो चिकित्सा के लिए अभी तक बात किया जाए, भारत में कोई भी सबसे बड़ा सामान्य नेशनल अवार्ड नहीं बनाया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल प्राइज़ मेडिसिन प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रसिद्ध बात किया जाए, फेमस बात किया जाए तो नोबेल प्राइज़ मेडिसिन क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज़ मेडिसिन का नाम से ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे दिया जाता है, लेकिन भारत क्षेत्र पर अभी कुछ नहीं है। तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ हो गया, खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद, अर्जुन, द्रोणाचार्य हो गया, सिनेमा के क्षेत्र में तो दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको बताया ही गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है। अगर बात किया जाए पंचायत सचिव का, पंचायत समिति का कि पदेन सचिव कौन होता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो कोई भी पंचायत समिति होगा उसका पदेन सचिव कौन होता है, बीडीओ होता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ये आपका हम लोग ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिहार में बात करें तो एडीओ होता है, न्याय सचिव तो होगा नहीं। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है पंचायत सचिव का। अब वहाँ पे शिक्षा अधिकारी थोड़ी काम करेगा पंचायत समिति में, मेनली उसका काम होता है बीडीओ का कि वो सारा देख रेख करता है। जापान की मुद्रा से बारे में पूछा गया है, तो जापान की मुद्रा के बारे में बताइए क्या होगा। तो आप सभी को पता है रुपया तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों से मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुद्रा से भी क्वेश्चन एक बार आप सारे के सारे मुद्रा को देख लीजिएगा। जापान का रुपया होगा, डॉलर हो गया, येन हो गया कि पाउंड होगा। तो आप सभी को पता है कि जापान की मुद्रा क्या होता है, तो येन होता है। रुपया आप सभी को पता है कि हम लोगों का भारत का है, रुपया कहाँ का है, तो भारत। लेकिन आप सभी को पता है कि भारत के अलावा अगर बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी रुपया इस्तेमाल करते हैं, नेपाल में भी रुपया इस्तेमाल करते हैं, और श्रीलंका में भी रुपया का ही इस्तेमाल करते हैं। वो मतलब कि मुद्रा जो हो गया, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम लोग के जो आसपास है उनके बारे में बात करेंगे। डॉलर कहाँ का है, तो आप सभी को पता है कि डॉलर के बारे में बात किया जाए तो डॉलर अमेरिका का मुद्रा है। और भी कई देश में डॉलर चलता है, जैसे आपका यूएसए हो गया, यूएस डॉलर, कनाडा हो गया, कनाडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो बहुत जगह जगह पर होता है।
एन आपको बताएं जापान की मुद्रा है एन, और इसका अगर सिंबल के बारे में बात करें तो इस तरीके से है वाई। जैसे हम लोगों का रुपया का कैसे होता है भारत में, ऐसे होता है, तो ये इसका क्या है, तो सिंबल है, चिन्ह है। पाउंड कहाँ का है, तो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का जो पाउंड होता है, और इसे पाउंड स्ट्रेलिंग भी कहते हैं, स्टेरलिंग भी कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो ये मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। जीडीपी का मतलब आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये तो आपका फुल फॉर्म से है, तो जीडीपी का हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको पूरा हम लोगों को एक्सप्लेनेशन करने से कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। किस खनिज के उद्योग को जननी माना जाता है, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है। आपको कहा गया कि उद्योगों का जननी किसे माना जाता है। आपको यहाँ पे बताना है कि उद्योगों का जननी किसे, सोना को, तांबा को, मैग्नीज को या लोहा को। तो अगर बात करें उद्योगों का जननी के बारे में बात किया जाए लोहा, क्योंकि लोहा हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। क्या मैग्नीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सोना तांबा इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो लोहा जो होगा वो हम लोगों का खनिज के उद्योगों का जननी माना जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का कौन सा अवरूप है। अगर बात करें कार्बन इट्स कंपाउंड, क्लास 10th में हम लोगों के पास टॉपिक है, उसके बारे में पूछा गया, जो विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक के बारे में आप सभी को पता है, ग्राफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और ये आपका क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, कार्बन का अवरूप है जो ग्राफाइट। ये आपका नॉन मेटल होने के साथ साथ ये ग्राफाइट क्या करता है, तो विद्युत धारा को कंडक्ट करता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जैसे हम लोग अपने पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन के आप सभी को पता है कि कार्बन के अगर अवरूप के बारे में बात किया जाए तो हमारे पास कार्बन के 3 अवरूप हैं। सबसे पहला होता है हीरा, हीरा सबसे ठोस अगर बात किया जाए तो हीरा होता है। दूसरा अगर बात किया जाए तो ग्रेफाइट, जो हम लोग अपने पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और भी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो होता है वो फुलरेंस होता है, फुलरेंस इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में फुलरेंस होता है। तो अगर बात करें कार्बन के अवरूप, जिसको इंग्लिश में एलोट्रॉप्स कहते हैं, पहला हीरा होता है, दूसरा ग्राफाइट होता है, तीसरा फुलरेंस होता है। जिसमें विद्युत का सुचालक बात करें तो वो केवल और केवल कौन होता है, तो विद्युत का सुचालक केवल और केवल ग्राफाइट होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, हीरा तो आपका एलोट्रॉप्स है ही, लेकिन इसमें विद्युत का सुचालक नहीं होता है। कोयला तो हम लोग क्या करते हैं, तो बिजली का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहा गया। बोला है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो हम लोग का कुछ मंदिर वगैरह से ही पूछा जाता है यहाँ पे। तो कंदरिया महादेव मंदिर आप सभी को पता है ये खजुराहो में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, खजुराहो में। तो कंदरिया महादेव मंदिर आपको नाम से ही लग रहा है कि महादेव का ये मंदिर है। और अगर बात करें खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर, खजुराहो में सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर जो होगा वो कंदरिया महादेव मंदिर होगा। अब ये जो मंदिर है नाम से आपको पता है ये कौन से भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव के समर्पित है। तो बस इतना ही यहाँ पर बात करेंगे, और इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर इसके काल के निर्माण के बारे में बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, तो कहेंगे 1025 से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंश का राजा इसको बनवाए थे। चंदेल वंश के राजा के द्वारा बनवाया गया था। उस समय चंदेल वंश के राजा कौन थे, तो राजा विद्याधर। कौन राजा, राजा विद्याधर के द्वारा इनको बनवाया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो कंदरिया महादेव मंदिर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है। गैर कृषि आधारित उद्योग आपको बताना है। तंबाकू का उद्योग, अब बताइए तंबाकू का जब उद्योग कराते हैं तो तंबाकू का उद्योग, अब सबसे पहले 1 मिनट पहले ये बात कर लेते हैं गैर कृषि। गैर कृषि कहने का मतलब क्या होता है, वो उद्योग जहाँ पे कृषि के उत्पादन पर निर्भर नहीं करता है। नाम से ही पता चल रहा है गैर कृषि, जहाँ पे कृषि का पर निर्भर नहीं करता है। तो बताइए तंबाकू, तंबाकू तो कृषि पर निर्भर करता है, आप कहेंगे तंबाकू कृषि पर निर्भर करता है। चर्म उद्योग, चर्म उद्योग कहने का मतलब चमड़ा, स्किन, जहाँ जैसे बेल्ट वगैरह बनाया जाता है, जूता वगैरह बनाया जाता है, तो चमड़ा से हम लोग का क्या लेना देना है, कृषि का पेड़ पौधा से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चीनी के लिए आप शुगर केन हो गया, केतारी हो गया, गुड़ हो गया, वो सब बनाएंगे तभी तो चीनी बनेगा, इसके लिए तो हम लोग को चाहिए कृषि। जूट उद्योग, जूट का पौधा लगाना होगा। तो अगर आंसर के बारे में बात किया जाए तो हम लोग का आंसर चर्म उद्योग होगा। इसके लिए कोई भी कृषि की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, ठीक है, कोई भी कृषि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन में बात करें, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है।
बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में पूछा गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है। एक ऐसा संगठन, एक ऐसा कंपनी होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो अपने देश के अलावा और भी देशों में क्या करता है, तो वस्तुओं का उत्पादन भेजता है या नियंत्रण करता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंपनी है, कोको कोला हो गया, नोकिया हो गया, रिलायंस हो गया, सैमसंग हो गया। तो यहाँ पर अगर बात करें बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन सा यहाँ पर है, तो हम लोगों से पूछा गया है नहीं है। नहीं है कहने का मतलब अगर होता तो हम लोग कहते। तो आपको पता है कोको कोला, नोकिया और आपका जो सैमसंग है वो बहु कंपनी है, लेकिन रिलायंस यहाँ पर नहीं है। रिलायंस जो जियो के बारे में हम लोग बात करते हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, वो केवल अपने भारत के स्तर पर ही है। लेकिन सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, कोको कोला हो गया, ये आपके बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये बात अलग है कि हम लोगों को नोकिया का मोबाइल वगैरह नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हम लोगों से पूछा गया नहीं है तो रिलायंस नहीं है, बाकी कोको कोला ये सब हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब बोला गया है विंबलडन ट्रॉफी किस देश के में आयोजित किया जाता है। विंबलडन ट्रॉफी कौन से देश में आयोजित किया जाता है। तो विंबलडन ट्रॉफी के बारे में बात किया जाए तो इंग्लैंड में इसका आयोजित किया जाता है। ट्रॉफी से क्वेश्चन थे, आपको ये ध्यान रखना है। यह दुनिया का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट होता है, ठीक है। उसी में हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं, देते हैं। तो ये बात तो भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर और यहाँ पर कुछ है नहीं। और आपको एक बात यहाँ पर और, विंबलडन अगर बात किया जाए तो लंदन जो है वो विंबलडन का उपनगर में स्थित है विंबलडन, ये ध्यान रखिएगा बस। बोला नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में किया गया। तो आप सभी को पता है कि नालंदा बचाओ आंदोलन जो है वो सरदार सरोवर बांध को विरोध में किया गया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास या फिर पर्यावरण के नुकसान और बांध सामाजिक प्रभाव के खिलाफ था। जो लोग वहाँ से यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे थे या पर्यावरण के जो नुकसान हो रहे थे उसके कारण इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। अगर बात करें यह आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो ये आंदोलन शुरू हुआ था आपका 1980 में। और कब तक ये चलता रहा, तो ये आंदोलन जो है वो कब तक चलता रहा, तो 1980 में इसकी शुरुआत हुए थे और 2000 तक ये चलता रहा आंदोलन जो है। लास्ट में आंदोलन जो ये नर्मदा नदी बांधों का निर्माण जो था उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया था और कुछ यहाँ पर कोई काम नहीं था। तो मेनली इतनी बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधि उपयोग होता है। अपच के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि अपच जो होता है वो एंट एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो एंट एसिड क्या करता है, उसको जल्दी खत्म करने में काम करता है। आप सभी को पता है एंट एसिड क्षार होता है जो पेट में एसिडिटी को उदासीन करता है। आप सभी को पता है एसिड प्लस बेस मिलता है तो न्यूट्रल करता है, वही एंट एसिड में एसिड होता है, हमारे जो पेट में बेस बना होता है दोनों जाकर मिलता है, एसिड और बेस मिलाकर दोनों को न्यूट्रल करता है और फिर हम लोगों को एसिडिटी से राहत मिलता है। तो ये न्यूट्रल करने का प्रक्रिया है, आपका रासायनिक विज्ञान का प्रक्रिया है जिसके लिए किया जाता है। यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को बता दें कि अगर एंट एसिड के बारे में बात किया जाए, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका कहा जाता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने किस में, तो एंट एसिड के रूप में। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अलग अलग नामों भी होता है इन लोगों का, उसके आधार पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रतिरोधी आपको पता है, प्रतिरोधी, फिर आपका प्रतिजैविक, पीड़ाहारी, ये सब आपका कीड़ा मकोड़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक वगैरह होता है, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, आपको बताना है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संबंध, विदेशी व्यापार पर रोक, उद्योगों धंधों पर नियंत्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है वैश्वीकरण का अर्थ हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करते हैं, ये हम लोग का ये डेफिनेशन हो जाएगा। बाकी ये विदेशी व्यापार के साथ रोक नहीं करता है, उद्योग धंधों पर नियंत्रण इसका काम नहीं करना, बल्कि और उद्योग पर और बढ़ावा देना होता है। तो ये तो ऑप्शन इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बोला है कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। अब हम लोगों से नेशनल पार्क से पूछा गया है, तो कॉर्बो नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो कॉर्बो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब लगभग अगर इसका क्षेत्र के बारे में बात करें तो 520 वर्ग किलोमीटर 520 वर्ग किलोमीटर तक ये क्या किया हुआ है, तो ये नेशनल पार्क जो है वो फैला हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ से कहाँ तक, लगभग 520 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो हम लोगों का है, आप सभी को पता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसको जिम कॉर्बेट नाम पर रखा गया, तो वो सब आपको तो ये सब बातें याद ही होंगी। बाकी आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन कहा गया देश बंधु उपनाम है किसका। उपनाम या फिर हम लोग जो टाइटल देते हैं वो खुद लोगों के द्वारा दिया जाता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, उसके बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे जहाँ पे उनको उपाधि दिया गया था सरदार का, वल्लभ भाई पटेल का। सबसे पहला क्वेश्चन में देखिएगा आपको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताएं। तो देश बंधु आपको पता है चित्तरंजन दास है। चित्तरंजन दास का नाम क्या है, तो चित्तरंजन दास आपके देश बंधु का उपनाम है। तो ये सब नाम आपको क्या करना है, तो याद रखना है। तो जनरली हम लोग देखेंगे उपनाम से भी काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो देश बंधु उपनाम किनका है, चित्तरंजन दास का नाम है, जिन्हें देश का मित्र भी कहा जाता है। एक बात और भी यहाँ पे याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको देश का मित्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करा जाए बाल गंगाधर की तिलक के बारे में, तो इनका उपनाम क्या है, तो इनका नाम है लोकमान्य तिलक। क्या नाम है, लोकमान्य तिलक के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनका एक नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नारा के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो भारत के पहले राष्ट्रपति आप सभी को याद है, और इनको देश रत्न के भी नाम से जाना जाता है। अगर देश रत्न के बारे में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। चित्तरंजन दास आपको बताएं कि ये देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इनका स्वराज पार्टी भी था, और ये एक स्वतंत्र सेनानी के साथ साथ ये वकील भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, आप सभी को पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अगर गुरुदेव के बारे में कहा जाए तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो जन गण मन के रचयिता थे। जन गण मन इनके द्वारा ही लिखा गया था। और इतना ये पूरा एग्जाम्पल है, हो गया और क्या पूरा एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा। तो आप सभी को पता है संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजित किया जाएगा। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 है वो राज्य अमेरिका में किया जाएगा। यह खेल 14 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। कब से कब तक, तो 14 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक चलेगा, और ये 2028 में। तो 14 से 30 जुलाई तक ये हम लोगों का खेल चलने वाला है। इतना ही यहाँ पर बातों को ध्यान रखते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक के बारे में पूछा गया है। तो अगर बात करें हम लोग ऑप्शन के अनुसार, अब्रक हम लोगों का अधात्विक होगा, जहाँ पे जिसके धातु का यहाँ पे नहीं पाया जाता उसको अधात्विक कहते हैं। अधात्विक खनिज कहने का मतलब हो गया, ठीक है। अगर विकल्प के अनुसार बात करें अधात्विक के बारे में, तो अधात्विक आपका खनिज का उदाहरण, जबकि सोना भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, लेकिन ये सब शुद्ध धात्विक होते हैं, धातु पाए जाते हैं। तो अधात्विक आपका अब्रक ही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष था, देखिए योजना से पूछा गया है। तो सबसे पहली बार 1951 से 1956 में चला था। सबसे पहली बार 1951 से 1956 पे चला था ये, ठीक है। और इसको प्रेरित किससे मिला था, तो ये सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर ये शुरुआत किया गया था, ठीक है। इसका मेन काम क्या था, तो आप सभी को पता है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीब देशों को गरीबी को कम करना, हमारे देशों में योजना और कृषि में बुनियादी ढांचों को, शिक्षा प्रमुख, ये सब को बढ़ावा देना। यही पंचवर्षीय योजना था जो सबसे पहला शुरुआत किया गया था। तो 1951 से 1956 तक ये शुरुआत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोगों से बिहार से क्वेश्चन पूछा गया। बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो चावल का कटोरा आप सभी को पता है, रोहतास को हम लोग कहते हैं चावल का कटोरा, ठीक है। रोहतास में यहाँ पे इसका कारण ये है कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में चावल का उत्पादन होता है, इस वजह से रोहतास को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। बाकी यहाँ पे और भी वैसा कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो रेगुर मृदा के बारे में बात किया जाए तो काली मृदा को ही हम लोग रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो मेनली ये ज़्यादा कहाँ तक पाए जाते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया,
तो ये सब जगह पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी ये सब सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बोला भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में स्थापना हुई थी। तो आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर और भी कुछ बैंकिंग रिलेटेड तथ्य हैं जो आप लोगों को बताएंगे। मौद्रिक स्थिरता हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, भारतीय रिजर्व बैंक, ये सब चीज़ों के बारे में आप बैंक के बारे में पढ़े होंगे। तो ऑल ओवर अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। तो ये था हम लोगों का आज का क्वेश्चन, जो कुल 40 MCQs हम लोग आज के क्लास में किए। तो एज़ पर जैसा कि आप लोग कहेंगे आपके सारे ऑप्शंस को डिफाइन कीजिए, तो सारे ऑप्शंस को डिफाइन करेंगे। अगर कहेंगे केवल एक ही क्वेश्चन को, तो केवल एक ही चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ऑल ओवर क्या था, हम लोगों के बिहार पुलिस के जो इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि और भी लोग हम लोगों के साथ जुड़े और अपने क्लास को कंटिन्यू रख पाएँ। तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं यहीं तक लास्ट, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।